नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कौन अपना कौन पराया। हे भगवान, सुबह के 7 बजने को आए और ये महारानी अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। अरे चाय मिलेगी या नहीं? मुझे तो लगता है खुद ही बनाकर पीनी पड़ेगी। इस बुढ़ापे में अब ये नौबत भी आ गई है कि 2 घूंट चाय के लिए भी चिल्लाती रहूं। इस घर में है भी कौन मेरी सुनने वाला। सुधा जी की कड़कड़ाती हुई तेज आवाज सुनते ही उनका बेटा साहिल नींद में ही कांप उठा और उसकी नींद खुल गई। वैसे तो सुधा जी की तेज आवाज सुनने की उसे भी आदत सी हो गई थी। रोज रोज घर में होने वाली इस महाभारत का वह आदी हो चुका था। आँख खुलते ही साहिल ने घड़ी की ओर देखा। अभी 7 भी पूरे नहीं बजे थे और सुधा जी ने सुबह सुबह अपनी बहू को प्रवचन सुनाना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर में साहिल उठकर बाहर आया और सुधा जी के पास चारपाई पर बैठ गया। फिर बोला, क्या हुआ मम्मी? आप रोज ही सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं। क्या करूं बेटा, जब तक सुबह सुबह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती नहीं हूं तब तक तेरी बीवी अपने कमरे से बाहर कहाँ निकलती है? तू ही बता, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मेरे मुंह से अपने गुणगान सुने बिना तेरी बीवी तमन्ना शांति से एक कप चाय बनाकर मुझे दे दे? हालांकि सुधा जी ने यह सब बातें बड़े गुस्से में आकर कही थी, लेकिन कहने का अंदाज ऐसा था कि सुनते ही साहिल मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी दबाने लगा और फिर बोला, लेकिन मम्मी, अब इसमें गलती तो तुम्हारी ही है। अपनी बहू को सही तरीके से काम करना सिखाया होता तो आज इस तरह चिल्लाने की नौबत क्यों आती? अरे मैंने तो उसे सारे काम अच्छे तरीके से करने सिखाए थे। अब समझने वाला ही ना समझे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे तो भाग्य ही फूट गए जो 20 साल पहले इस महारानी को अपनी बहू बनाकर इस घर में ले आई। अब तेरे सामने की ही बात है, तेरी बहन पूर्वी, उसे भी तो घर का सारा काम करना मैंने ही सिखाया था। कितनी चुस्ती से दौड़ दौड़ कर घर के सारे काम कर देती है बेचारी। ससुराल में जाकर भी उसने हम लोगों का नाम रोशन ही किया है। आज तक उसके मायके से उसकी एक भी बुराई नहीं आई है। अरे ससुराल के सभी लोग उसका काम देखकर दंग रह गए थे और यहाँ तेरी पत्नी है जिसे सलीके से एक काम तक नहीं होता। अगर बहू की माँ ने भी उसे घर का काम करना सिखाया होता तो आज यहाँ बैठी मैं अपनी किस्मत का रोना ना रो रही होती। सुधा जी यह सब बातें बोल ही रही थी कि उनकी बहू तमन्ना तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ गई। हालांकि उसने सुधा जी की बातें सुन ली थी, लेकिन बिना कुछ बोले मुंह बनाकर रसोई घर में चली गई। लो आ गई आपकी बहू रानी, फिर मत कहिएगा कि काम नहीं करती मेरी पत्नी, साहिल ने मजाकिया अंदाज में कहा। तो बहू को कोसती सुधा जी का रिकॉर्ड फिर से शुरू हो गया। तू तो कुछ बोल ही मत, जोरू का गुलाम कहीं का। मेरी शादी हुई थी तो गज भर का घूंघट करवाया था तेरी दादी ने मुझसे और मैं उसकी हर एक बात मानती थी। यही संस्कार मैंने अपनी बेटी पूर्वी को भी दिए हैं, लेकिन यहाँ तो घूंघट करना तो दूर की बात है, अपने बड़ों के सामने सर पर पल्लू तक नहीं रखा जाता। सुधा जी ने फिर से बोलना शुरू कर दिया तो साहिल समझ गया कि अभी बेटी की तारीफ और बहू की आलोचना का कार्यक्रम लंबा चलेगा, इसलिए वह वहाँ से चुपचाप उठ गया। आज उसे ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए जल्दी से तैयार होकर आ गया। फिर जूते पहनते हुए बोला, अरे तमन्ना, नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? बस 5 मिनट और, तमन्ना ने तेजी से हाथ चलाते हुए कहा। तो साहिल बोला, अरे इतनी देर से रसोई घर में क्या कर रही हो? जल्दी से नाश्ता दो, मुझे जल्दी निकलना है। बहुत देर से सासू माँ की तीखी बातें सुनते सुनते तमन्ना पहले से ही अपना आपा खो चुकी थी। पति की बात सुनी तो उसे अपना सारा गुस्सा निकालने का मौका मिल गया। सास पर व्यंग करती हुई अपने पति से बोली, हाँ हाँ, रसोई घर में तो जैसे बिस्तर लगे हैं ना, जहाँ मैं आराम फरमाती रहती हूँ। मैं तो ठहरी निपट निठल्ली, मुझे क्या पता खाना कैसे बनाया जाता है। इतना कहते हुए तमन्ना नाश्ता लेकर बाहर आई और साहिल के सामने पटक कर अपनी सासू माँ को गुस्से भरी निगाहों से देखने लगी। फिर वापस रसोई घर में चली गई। यूं तो आम तौर पर सास बहू की बातों में बेटा फंसकर रह जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। साहिल को अपनी माँ और पत्नी की इन बातों से
कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि न तो उसकी माँ दिल की बुरी है और न ही उसकी पत्नी। एक पल झगड़ते हैं तो दूसरी ही पल पहले जैसी हो जाती हैं। 20 वर्ष पहले सुधा जी अपने बेटे साहिल के लिए अपनी पसंद की लड़की तमन्ना को चुनकर लाई थी। साहिल और तमन्ना का एक बेटा और एक प्यारी सी बेटी है। तमन्ना ने ससुराल आने के बाद अपनी हर एक जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभाई थी, लेकिन फिर भी अपनी बहू के कामकाज में कमियां निकालने की सुधा जी की आदत बन गई थी। जैसे ही बहू की छोटी सी भी गलती नजर आती थी तो वह किसी परंपरागत सास की तरह उस पर बरस पड़ती थी। दरअसल उन्हें अपनी बेटी की तारीफ करने का कुछ ज्यादा ही शौक था, जिस कारण से वह बहू को आते जाते ताने और उल्हाने देती रहती थी, जिन्हें बहू अक्सर नज़रअंदाज कर दिया करती थी। परंतु जब सहन शक्ति खत्म हो जाती थी तो इसी तरह अपना गुस्सा अपने पति पर निकाल लिया करती थी। उसका पति साहिल चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता था। सुधा जी को आस पड़ोस में सुधा काकी के नाम से जाना जाता था। पूरे मोहल्ले में छोटे बड़े सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। आस पड़ोस में शादी ब्याह हो, कोई उत्सव हो या कोई भी शुभ कार्य, उनसे सलाह न ली जाए ऐसा तो कभी संभव हो ही नहीं सकता था। मोहल्ले के सभी लोगों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, परंतु बहू के मामले में उनकी जुबान अक्सर फिसल जाया करती थी। साहिल थोड़ी देर में नाश्ता करके अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही घर पर फोन की घंटी बजती है। सुधा जी ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो माँ, मैं पूर्वी बोल रही हूँ। अरे पूर्वी बिटिया, मैं बस तुझे ही याद कर रही थी। और बता, घर पर सब ठीक तो है ना? दामाद जी और बच्चे कैसे हैं? हाँ माँ, सब कुछ ठीक ठाक है। आज आपको एक खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया था। आपके नाती पवन का रिश्ता तय हो गया है। इतना सुनते ही सुधा जी की बोही खिल उठी। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती, तभी पूर्वी ने कहा, माँ, शादी की तारीख भी तय हो गई है। 10 दिन बाद ही शादी है, इसलिए अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो। बढ़िया से कपड़े खरीदना, आखिर आपकी नाती की शादी है, कोई मजाक थोड़ी ना है। आप सब 2 दिन पहले ही आ जाना, कार्ड मैं कुरियर से भिजवा दूंगी। अच्छा माँ, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बहुत सी तैयारियाँ करनी हैं। नाती की शादी के समाचार से जहाँ एक ओर सुधा जी बहुत उत्साहित हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर चिंता के कारण उनके पसीने छूटे जा रहे थे कि आखिर सारी तैयारियाँ इतनी जल्दी कैसे होंगी। सुधा जी का दिल बैठा जा रहा था। मात्र 10 दिन का समय है और न जाने कितने इंतजाम करने पड़े हैं। अरे तमन्ना कहाँ चली गई? जल्दी से इधर आ। चिंता स्वर में उन्होंने अपनी बहू को आवाज़ दी तो उनकी बहू तमन्ना, जो सासू माँ के ताने उल्हानों से परेशान होकर कमरे में जा बैठी थी, उनकी आवाज़ सुनकर तुरंत दौड़ी चली आई। क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? अरे बहू, तेरी ननंद पूर्वी का फ़ोन आया था, बता रही थी कि पवन का रिश्ता तय हो गया है। 10 दिन में ही शादी है और हमें 2 दिन पहले आने को बोला है। मुझे तो चिंता हो रही है कि सारे इंतज़ाम इतनी जल्दी कैसे होंगे। अरे माँ जी, यह तो बहुत ही खुशी की बात है और तैयारी की चिंता आप मत कीजिए, मिलजुल कर करेंगे तो सब इंतज़ाम हो जाएगा, तमन्ना ने कहा। और फिर दोनों सास बहू आपसी विरोध भूलकर शादी की तैयारियों के लिए विचार विमर्श में मशगूल हो गई। वैसे तो सुधा जी के हाथ पांव फूलने भी जायज़ थे, क्योंकि उनका दामाद एक बहुत बड़ा व्यापारी था और नोएडा जैसे शहर में रहने वाली बेटी दामाद का रहन सहन बहुत ऊंचा था। जिस समय उनकी बेटी की शादी उनके दामाद से हुई थी, उस समय तक तो दोनों परिवारों का ओहदा एक समान था। उस समय उनका दामाद केवल एक प्राइवेट नौकरी किया करता था, परंतु शादी के कुछ समय बाद उसने नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करना शुरू कर दिया था। ईश्वर की कृपा और उनकी कड़ी मेहनत के बलबूते पर कारोबार चल भी गया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज उनका दामाद एक बहुत बड़ा व्यापारी है और उनकी बेटी खूब ऐशो आराम से जिंदगी गुजर बसर कर रही है। और माँ अपनी बेटी के लिए यही दुआ करती है।
जिसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हैं, जबकि सुधा जी का बेटा साहिल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। उसकी तनख्वाह बहुत कम तो नहीं है, परंतु इस महंगाई के ज़माने में उसकी तनख्वाह से घर का खर्च ही आराम से निकल पाता है। जीजा और साले की कमाई में बहुत अधिक ज़मीन आसमान का अंतर आ गया था, और जैसे जैसे समय बीतने लगा, यह अंतर दोनों परिवारों के संबंधों के बीच भी दूरियों का कारण बन गया था। समय बीतने के साथ साथ अब तो आलम यह हो गया कि मायके में जाकर रहना तो दूर की बात है, पूर्वी माँ से मिलने के लिए भी वहाँ नहीं आती थी। हालांकि हैसियत के साथ साथ रिश्तों में भी दूरियां बन गई थी, परंतु आखिर थे तो खून के रिश्ते। दुख सुख में खून के रिश्ते तो सबसे पहले याद आते हैं। इसलिए सुधा जी और उनकी बहू जोरों शोरों से शादी की तैयारियों में जुट गई। सब कुछ सोचने विचारने के बाद सुधा जी उठकर अपने कमरे में आ गई और अलमारी में से अपनी पुरानी सोने की अंगूठी निकाली, और फिर अलमारी के लॉकर में से बैंक की एफडी का एक कागज़ निकाला। फिर अपनी बहू से बोली, तमन्ना बहू, कल बाजार जाकर अंगूठी का दाम निकलवा लेते हैं और इसे बेच देते हैं। ये 50,000 की एफडी है, साहिल से कहकर इसे भी तुड़वा लेती हूँ। आखिरकार बेटी के घर जा रही हैं तो सबके कपड़े तो लेकर जाने ही होंगे, साथ में नई बहू के लिए एक अंगूठी भी बनवा लेते हैं। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तमन्ना ने अपनी सासू माँ की हाँ में हाँ मिलाई और फिर अपने काम में लग गई। रात को साहिल जब घर आया तो सुधा जी ने उसे उसके भांजे पवन की शादी का समाचार सुनाया। सारी तैयारियों के बारे में विचार विमर्श करने लगी तो साहिल बोला, आप निश्चिंत रहिए माँ, 2 दिनों में मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, उसके बाद हम सारी तैयारियां कर लेंगे। तो सुधा जी ने कहा, नहीं बेटा, तू बस ट्रेन की टिकट बुक करवा देना, और फिर घर के खर्च के लिए भी तो पैसों की ज़रूरत है। शादी की तैयारियों के लिए तू बस एफडी तुड़वा दे, फिर मैं बहू के साथ बाजार जाकर सारा सामान ले आऊँगी। तुम चिंता मत करना बेटा। पैसे हाथ में आने पर अगले ही दिन सारा काम निपटाकर सास बहू दोनों बाजार जाने के लिए निकल गई। सबसे पहले सुनार की दुकान पर जाकर पुरानी सोने की अंगूठी देकर नई बहू के लिए एक लेटेस्ट डिज़ाइन की अंगूठी बनवाई, और फिर कपड़े खरीदने के लिए एक बड़ी सी दुकान पर चली गई। परंतु कपड़ों की दुकान में जाकर देखा तो कीमत तो आसमान छू रही थी, और कपड़े भी बेटी के स्टैंडर्ड के अनुसार खरीदने थे। सुधा जी बड़ी असमंजस में थी। अभी 2-3 जोड़ी ही कपड़े ही सेलेक्ट किए थे कि सुधा जी बोली, ये पैसे तो पूरे नहीं हो पाएंगे बहू। माँ जी, आप कपड़े खरीदिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तमन्ना ने कहा और दुकान से बाहर चली गई। और थोड़ी देर बाद पैसे लेकर वापस लौटी तो पैसे देखकर सुधा जी हैरान रह गई। अरे बहू, इतने पैसों का इंतज़ाम तूने कहाँ से किया? सुधा जी ने पूछा तो तमन्ना बोली, अरे माँ जी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप खरीदारी कर लीजिए। बेटी के पूरे परिवार के लिए लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़े खरीद कर अपने और अपने परिवार के पहनने के लिए भी एक एक जोड़ी कपड़े खरीद लिए। वे दोनों जब घर आए तो तमन्ना ने सबके लिए खाना बनाया, और जब तमन्ना सुधा जी को भोजन देने आई तो उसकी नज़र अपनी बहू के गले पर पड़ी। अरे बहू, तेरी चेन कहाँ है? जी बड़ी आश्चर्यचकित थी वो। माँ जी, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी चेन बेच दी। चेन बेचने की बात सुनकर सुधा जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। लेकिन बहू, वो चेन तो तेरी माँ की आखिरी निशानी थी ना, तो तूने उसे कैसे बेच दिया? अरे माँ जी, अब अगर दीदी के घर सस्ते कपड़े लेकर जाते तो कितनी हमारी बदनामी होती। आखिर परिवार की इज्जत का सवाल था। चेन तो फिर भी कभी ना कभी बनवा ही लूँगी। ऐसा कहकर तमन्ना रसोई घर में चली गई। विवाह समारोह में जाने की तैयारियां तो हो गई थी। सुधा जी ने बेटी को फ़ोन करके अपने आने की सूचना भी भिजवा दी थी, और विवाह से एक दिन पहले सुधा जी सहपरिवार अपनी बेटी के घर नोएडा जाने के लिए रवाना हो गए। जैसे ही वह सब लोग नोएडा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरे तो सुधा जी ने देखा कि स्टेशन पर दामाद जी पहले ही अपनी गाड़ी लेकर वहां मौजूद थे। सुधा जी ने देखा कि इस उम्र में भी सूट बूट पहने और काला चश्मा लगाए उनके दामाद जी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहे थे।
सुधा जी तो अपने दामाद को आंख भर के देखती ही रही। सुधा जी और उसके परिवार को आते देखकर वह आगे बढ़कर सुधा जी के पैर छूने लगे तो सुधा जी ने बहुत से आशीर्वाद दे डाले। साधारण से कपड़े पहने उन सभी लोगों को उनकी बड़ी सी गाड़ी में बैठने में भी संकोच महसूस हो रहा था। गाड़ी में बैठते हुए सुधा जी सोचने लगी कि जैसे ही बेटी के घर पहुंचूंगी तो बेटी पहले की तरह आकर मुझसे लिपट जाएगी और फिर शिकायत करते हुए कहेगी, मम्मी आप लोग इतनी देरी से क्यों आए। यह बातें सोच सोचकर सुधा जी मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी और फिर जल्दी से अपने हाथों से चाय बनाकर ले आएगी और बैठकर सारा हालचाल बांटेगी। फिर कौन कौन से काम करने हैं इसकी पूरी लिस्ट बनाकर मुझे थमा देगी। सोच सोचकर सुधा जी मन ही मन उत्साहित हो रही थी। जैसे ही वे लोग पहुंच गए तो पूर्वी के दोनों बेटों ने आगे बढ़कर उनके पांव छुए। पूर्वी भी वहीं आंगन में ही खड़ी हुई थी, घर की साज सजावट करने वाले लोगों को निर्देश दे रही थी। अपने मायके वालों को सामने देखा तो पूर्वी मुस्कुराकर उनसे मिली और नमस्ते राम राम की औपचारिकता के बाद उसने एक नौकर को आवाज़ लगाई, अरे राजू इन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जा और यह सब सामान भी उठाकर ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दे। इतना कहने के बाद वह फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। घर पहुंचने के बाद सुधा जी के दिल में जो उत्साह हिलोरे ले रहा था वह एकदम से ठंडा पड़ गया। कहाँ तो सुधा जी ने अपनी बेटी से इतनी गर्मजोशी भरे स्वागत की उम्मीद की थी और कहाँ सामान ऊपर रखवा कर एक नौकर के जरिए उनका नाश्ता भिजवा दिया था। यह सब देखकर सुधा जी का दिल उदास हो गया। सब लोग बारी बारी से कमरे के साथ लगे बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गए और फिर सफ़र की थकावट मिटाने के लिए चाय नाश्ता करने लगे। लेकिन सुधा जी की तो जैसे सारी भूख खत्म हो गई हो। चाय का कप लेकर वह ज्यों की त्यों बैठी रही। तभी कमरे में उनकी बेटी पूर्वी आ गई। कमरे में अंदर घुसते ही पूर्वी बोली, अरे यह क्या, आप लोगों ने अब तक चाय नाश्ता भी खत्म नहीं किया। फिर सुधा जी बोली, बस बिटिया तेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। अरे माँ इतने सारे काम हैं, समझ नहीं आता क्या क्या देखूं। अब आप लोग तो घर के ही हैं, फिर मेहमानों जैसा बर्ताव क्यों करना। बेटे के मुंह से अपने लिए प्यार भरी दो बातें सुनकर अब तक बेगाना महसूस करती सुधा जी के दिल में ममता फिर से हिलोरे लेने लगी। बात तो तुमने सही कही बिटिया, शादी वाले घर में काम तो बहुत से हो जाते हैं, पर तू चिंता मत कर, तू मुझे काम बताती जा, मैं और तेरी भाभी मिलकर सारे काम संभाल लेंगे। उसी समय सुधा जी के दोनों नाती पवन और चमन भी वहां पर आ गए। तभी सुधा जी उन्हें सामने देखकर फूली नहीं समाई। सुधा जी अपने बैग खोलकर बैठ गई और सारा सामान निकालने लगी। फिर अपने साथ लाए उपहारों को एक एक करके बड़े प्यार से सबको देने लगी। पवन को नानी द्वारा लाए गए कपड़े बहुत पसंद आए तो वहीं चमन तो अपने कपड़े देखकर उछल पड़ा और बोला, नानी मेरे लिए कपड़े तो आप बहुत अच्छे खरीद कर लाई हैं, मैं तो सिर्फ रात को ही पहनूंगा। सुधा जी अपने नातियों की बातें सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूर्वी को उपहार दिया तो अपने द्वारा लाए गए उपहार की प्रशंसा सुनने के लिए सुधा जी बेताब हुए जा रही थी। परंतु बेटी ने तो औपचारिकतावश उसे खोलने के बाद उलट पुलट कर देखा और फिर मुझे मन से एक तरफ रख दिया। उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। आप लोग सफ़र से थक गए होंगे, इसलिए आप लोग आराम कीजिए, रात को संगीत का फंक्शन है, मैं नीचे जाकर तैयारियां देख लेती हूँ, वहाँ से उठते हुए पूर्वी ने कहा। तो संगीत का नाम सुनते ही सुधा जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वहीं लेटे लेटे सुधा जी सोचने लगी, रात को संगीत में तो मुझे बहुत से गीत गाने का मौका मिलेगा। सोच सोचकर सुधा जी उत्साहित होती जा रही थी। शाम के समय सब लोग तैयार होकर नीचे आ गए थे। शादी का आयोजन घर के बड़े से आंगन में किया गया था, जिसकी खूब बढ़िया सजावट की गई थी। पूर्वी की किटी पार्टी की सहेलियां और आस पड़ोस की हाई स्टैंडर्ड औरतें फिल्मी गाने गाते हुए नाच रही थी। वहां बैठी हुई सुधा जी सोचने लगी, यह भी कोई गीत है, शादी ब्याह में तो शगुन के गीत गाए जाते हैं। वह बैठे हुए इंतजार करने लगी कि कब उनकी बेटी उन्हें शगुन के गीत गाने को कहेगी। मन ही मन मुस्कुराते हुए प्रतीक्षा करने लगी।
परंतु वह तो अपनी हाई सोसाइटी की सहेलियों के साथ नाचने गाने में मशगूल थी। उसे इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि सुधा जी को भी एक दो गीत गाने के लिए कह देती, जबकि वह जानती थी कि उसकी माँ को शादी ब्याह में गीत गाने का कितना शौक है। थोड़ी ही देर में डीजे पर ऊंची ऊंची आवाज़ में फिल्मी गाने बजने लगे और सब नाच गा रहे थे और सुधा जी का गीत गाने का शौक मन ही मन में रह गया। बेटी ने उन्हें किसी से मिलवाया तक नहीं। ऐसे औपचारिकता भरे माहौल में वह केवल एक मुख दर्शक बनकर रह गई थी। थोड़ी ही देर में खाना शुरू हो गया तो सुधा जी को एक कुर्सी पर बैठाकर उसकी बहू उनके लिए खाने की थाली लेकर आ गई और कहने लगी, माँ जी ये आपके लिए। साहिल भी वहीं बैठकर बच्चों के साथ खाना खाने लगा। आज वह भी स्वयं को बहुत अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहा था। खाना खाने के बाद सब लोग कमरे में आ गए। सब मेहमानों के जाने के बाद पूर्वी अपने हाथ में कुछ सामान लिए उनके कमरे में आई और अपनी भाभी तमन्ना से बोली, अरे मैं तो मेहमानों में इतनी व्यस्त हो गई थी कि आप लोगों के पास ही आ ही नहीं पाई। आपने ठीक से खाना तो खाया ना? अरे दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सब ने पेट भर के खाना खा लिया है। हम कोई पराये थोड़ी ना हैं जो बार बार आपको कहना पड़ेगा। अपनी बहू का यह जवाब सुनकर सुधा जी बहुत अधिक प्रभावित हुई। अच्छा मम्मी जी, आपकी नाती की शादी की खुशी में मैं आप सब लोगों के लिए कुछ उपहार लेकर आई हूँ। अरे पूर्वी बेटा, इन सब की क्या ज़रूरत थी, सुधा जी ने कहा। ऐसा कहते हुए पूर्वी ने सबके हाथों में एक एक थैला पकड़ा दिया। यह देखकर सुधा जी हैरान रह गई। फिर पूर्वी बोली, अरे मम्मी जी, शगुन के तौर पर मेरी तरफ से भी तो आपको कुछ देना बनता है ना। ये आप सब लोगों के लिए कपड़े हैं और मैं चाहती हूँ कि कल आप सब यही पहनें। फिर सुधा जी मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तू यही चाहती है तो यही सही, हम लोग कल यही कपड़े पहनेंगे। थोड़ी देर में सब लोग सो गए, लेकिन सुधा जी की आंखों में नींद नहीं थी। शायद नई जगह होने के कारण वहाँ उन्हें नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर ताज़ी हवा खाने के लिए वह बाहर निकल आई और खुली छत पर टहलने लगी। टहलते हुए सुधा जी के कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ें उनके कमरे के साथ वाले एक दूसरे कमरे से आ रही थीं। वह कमरे के पास गई तो वह आवाज़ पूर्वी के बेटे पवन की आवाज़ थी। अरे मम्मी, आप शाम को कहाँ गायब हो गई थी? मैंने आपको बहुत ढूंढा पर आप कहीं नज़र ही नहीं आई। मुझे आपसे कुछ काम था। अरे कुछ नहीं बेटा, थोड़ी देर के लिए बाजार चली गई थी। तुम्हारी नानी, मामा मामी और उनके दोनों बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदने गई थी, वरना कल शादी के समय ये लोग वही पुराने फैशन के घटिया कपड़े पहनकर तैयार हो जाते। तुम्हारी शादी में कितने हाई स्टैंडर्ड के लोग आने वाले हैं, इन लोगों को क्या पता। अगर उन्हें पता चल गया कि यह गवार जैसे दिखने वाले लोग मेरे मायके वाले हैं, तुम जानते हो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती। अब ये लोग तो मुंह उठाकर घटिया और सस्ते कपड़े पहनकर आ गए हैं, लेकिन क्या करूं, मुझे तो अपनी इज्जत का ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। लोगों के मायके से शादी ब्याह पर न जाने कितने उपहार आते हैं और एक मेरे मायके वाले घटिया से कपड़े लेकर यहाँ आ गए। इन्हें हमारी रेपुटेशन की ज़रा भी कद्र नहीं है। हमारी इज्जत का तो उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। अरे जितना सामान वो लेकर नहीं आए उससे कहीं ज़्यादा खर्च तो मैं उनके ऊपर कर चुकी हूँ। गुस्से भरे स्वर में पूर्वी बोलती जा रही थी। तभी पवन बोला, बस कीजिए मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं। मामा मामी और नानी वे सब हमारे अपने हैं और जिन उपहारों को आप घटिया बता रही हैं वो उपहार वो लोग कितनी मुश्किल से लेकर खरीद कर लाए होंगे, इसका अंदाज़ा भी है आपको। उन उपहारों में उनका प्यार छिपा है, लेकिन यह बात आप नहीं समझ पाएंगी। आपको तो बस अपनी पड़ी है, आप बड़ी स्वार्थी हो गई हैं। यह बातें सुनते ही सुधा जी के कान तो जैसे सुन ही हो गए थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अचानक से कोई तीर आकर उन्हें कलेजे पर चुभ गया हो। किसी असहनीय पीड़ा से वह छटपटा रही हो। बेटी के प्रति अंधी ममता और प्रेम वो तो भूल ही बैठी थी कि अब उनका स्टैंडर्ड उनसे कहीं ज़्यादा ऊंचा है। इतना ऊंचा कि अब वो खून के रिश्ते भी उसके आगे छोटे पड़ गए हैं। जिस ममता की छाँव में वह पली बड़ी थी, जिसकी उंगलियां पकड़कर चलना सीखी थी, आज ऊंचाइयों पर पहुंचते ही उसे वही माँ फूहड़, गवार और कंगाल दिखने लगी है।
आज एक माँ का ओहदा इतना छोटा हो गया कि उसका परिचय करवाने से भी उसकी इमेज में दाग लग जाते हैं। बेटी को दिए जिन संस्कारों पर आज तक मैं नाज करती आई थी, उन संस्कारों की नींव इतनी खोखली कैसे हो सकती है कि उस नींव पर खड़ी रिश्तों की इमारत टूटकर धराशायी हो गई। सारी रात अपने बिस्तर पर बैठी बैठी सुधा जी स्वयं को ही कोसती रहती कि आखिर क्यों अपने पूरे परिवार को लेकर वह अपनी बेटी के घर आई थी। बाकी दिन जब सभी लोग समारोह में बैठे हुए देख रहे थे, तो सुधा जी अपनी बेटी के आधुनिक पहनावे को देखकर बुदबुदाने लगी। विवाह की पवित्र रस्मों में इन बेढंगे फैशनेबल कपड़ों की बजाय अगर एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी होती तो कहीं अधिक अच्छी और सुंदर लगती। ऐसा अंग प्रदर्शन करना तो हमारी सभ्यता में नहीं है। सुधा जी की मनोदशा को बहू तमन्ना बहुत अच्छी तरह से जान रही थी। इससे पहले कि वह अपनी बेटी को यह सब बातें कहती, उनकी बहू तमन्ना ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ जी, आप उन्हें कुछ मत कहिएगा। कहीं कोई ऐसी बात न हो जाए जिससे रिश्ते और खराब हो जाएं। और यदि दीदी ने आपको कुछ कह भी दिया तो मुझसे सुना नहीं जाएगा। वैसे तो ये सब बातें सुधा जी के संस्कारों से बाहर थी, पर बहू की कही बात पर सुधा जी को उचित लगी और वह चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गई। मन में विचार आया कि सर पर पल्लू न करने के कारण बहू को कितनी बातें सुनाती थी, जबकि वह सलीके से कपड़े पहनती थी। बहू के दिन भर काम में जुटे रहने के बावजूद मैं हमेशा अपनी बहू से संतुष्ट न रही और बेटी की तारीफों के पुल बांधती रहती थी। ननंद के परिवार के सामने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी सोने की चेन तक बेच दी थी। और तो और यहाँ बेटी के घर आने के बाद भी मेरी बहू मेरी सुविधा और असुविधा का ख्याल रख रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि सुधा जी को अपनी बहू में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नजर आ रही थी। सोचते सोचते अचानक विचार आया कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ, कितनी किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली। वरना आजकल की बहुएं तो दूसरे दिन ही रसोई अलग करने चल देती हैं, जबकि मेरी बहू आज तक मेरे ताने उल्हाने सुनते हुए भी मेरी सेवा करती रहती। हमेशा मेरी बहू ने मुझे प्यार और सम्मान दिया, फिर भी न जाने क्यों मैं बेटी पर ही सारा प्यार लुटाती रहती थी। आज अपनी ही सोच पर उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कुछ समय बाद उनकी बहू तमन्ना कमरे में आई और बोली, चलिए माँ जी, कपड़े बदल लीजिए और तैयार हो जाइए, शादी किसी बड़े होटल में है। ऐसा कहते हुए तमन्ना ने अपनी सासू माँ के लिए साड़ी निकाल कर रख दी। यह वही साड़ी थी जो पूर्वी उनके लिए लेकर आई थी। एक एक करके सब लोग तैयार हो गए तो सुधा जी ने भी चुप करके अपनी बेटी की लाई हुई साड़ी पहन ली। हालांकि उस साड़ी में उनका दम घुट रहा था और वह वापस अपनी उसी दुनिया में लौटकर जाना चाहती थी जहां वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। फिर भी स्वयं को संयमित करते हुए उन्होंने शादी के समारोह में भाग लिया और अगले ही दिन बहू के आने के साथ ही उन्होंने वापस जाने की तैयारी शुरू भी कर ली। नई बहू को आशीर्वाद स्वरूप अपनी लाई हुई अंगूठी उपहार में दे दी तो दूल्हा दुल्हन ने पैर छूकर अपनी नानी का आशीर्वाद लिया। अपना सामान बांधते हुए बेटी की लाई साड़ी उन्होंने उसी तरह तह लगाकर रख दी और वापस अपने घर जाने को तैयार हो गई। पूर्वी ने भी अपनी भाभी के हाथ में कुछ मिठाइयों के डिब्बे थमा दिए और मायके वालों को स्टेशन पर छोड़ने के लिए ड्राइवर को आवाज़ दी। सुधा जी बोली, नहीं बेटी, साहिल ऑटो लेकर आ जाएगा और वैसे भी हम जैसे गवारों को ऑटो से सफ़र करने की आदत जो हो गई है। तुम्हारी महंगी कार तुम्हें मुबारक, हम चलते हैं। ऑटो में बैठते ही स्वाभिमानी सुधा जी की रुलाई फूट पड़ी। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा था। साहिल भी अपनी माँ के दुख को समझ पा रहा था, तो वहीं उनकी बहू ने उनके आंसू पोंछने शुरू कर दिए। उन्हें अपने गले से लगा लिया। वह अपनी सासू माँ के आत्मसम्मान पर लगी चोट को अच्छी तरह समझ पा रही थी। दोपहर के समय जब घर वापस पहुंची तो सुधा जी को परम सुख की अनुभूति हुई। कुछ देर अपनी थकावट दूर करने के बाद सुधा जी आस पड़ोस के घरों में बांटने के लिए मिठाइयाँ निकाल रही थी कि तभी उनके कानों में साहिल की तेज तेज आवाज़ें आने लगी। तमन्ना, आखिर खाना बनाते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ था? सब्जी में तो बिल्कुल भी नमक नहीं है, बिल्कुल फीकी है।
इससे पहले कि तमन्ना कुछ कहती, सुधा जी गुस्से से बोली, अरे ये कौन सा तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का। सफ़र से लौटते ही बेचारी काम में लग गई, आखिर वह भी इंसान है। अगर सब्जी में नमक डालना भूल गई तो तू खुद उठकर रसोई में से नमक लेकर डाल लेता। और हाँ, आइंदा मेरी बहू से ऊंची आवाज़ में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह भी इंसान है, कोई मशीन नहीं। सुधा जी के यह बदलते तेवर देखकर साहिल का मुंह खुला का खुला रह गया। तो वहीं तमन्ना तो हैरानी से अपनी सासू माँ की ओर देखती ही जा रही थी। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।